तो इसके बाद अब हम देखेंगे एक और अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं हम अपन डिफरेंशियल अरेंजमेंट या डिफरेंशियल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। जब एलवीडीटी की बात करी थी तो उसमें भी डिफरेंशियल टाइप का अरेंजमेंट देखा था या नहीं देखा था? वो बताया था ना कि वो ज़्यादा लीनियर होता है। सो सिमिलरली ओवर हियर यदि हम मोर सेंसिटिव बनाना चाहते हैं तो हमने बात करी ना अभी कि हमें किस टाइप का डिफरेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा जिसमें एक कैपेसिटेंस बढ़े तो एक घटे। तो वो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डायग्राम देखो तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। ठीक है, देखो ये एक डिफरेंशियल अरेंजमेंट है जो कि आपको डायग्राम को देख के समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये दो हैं प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स हैं ये और ये दोनों प्लेट्स जो है ना ये फिक्स्ड प्लेट है। क्या है ये? फिक्स्ड प्लेट। और ये जो अंदर वाली प्लेट है ना ये मूवेबल प्लेट है, यानी कि इस प्लेट में आप डिस्प्लेसमेंट x जो है ना वो दे सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की यदि बात करूँ तो वो भी d है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करूँ तो वो भी d है। इन दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस की बात करूं तो C1 ले लिया, इन दोनों के बीच में C2 ले लिया। ठीक है, अब आप बताइए प्लेट बराबर उनकी लेंथ है, बराबर इफेक्टिव एरिया है, बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, तो C1 इक्वल टू C2 होगा या नहीं होगा? बताइए जल्दी मुझे। C1 जो है ना वो इक्वल टू C2 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब ये इंटायर अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि लाइक दिस, ये हैं साहब आपके दो कैपेसिटर्स लाइक दिस। ठीक है, ये कैपेसिटर्स आपके कुछ ऐसे हैं और यहाँ पे आपका इनपुट है, लेट्स टेक इट इनपुट V, इसका वैल्यू है C1, इसकी वैल्यू है C2, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V2। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि V1 की वैल्यू क्या है तो V1 की वैल्यू आपको पता ही है वोल्टेज डिवीजन रूल से, V गुणा दिस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। यदि मैं आपसे पूछूं कि V2 की वैल्यू क्या है तो आप बोलोगे मेन सोर्स गुणा C1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 बराबर। ठीक है, अब मेरा अरेंजमेंट ऐसा है कि मुझे इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज और उनका डिफरेंस लेना है। आउटपुट में मुझे डिफरेंशियल आउटपुट लेना है, यानी कि V1 माइनस V2 करना है जी। ठीक है, अब इस केस में जब C1 और C2 दोनों सेम हो तो भाई या V1 और V2 भी सेम होगा तो आउटपुट तो 0 मिलेगा। लेकिन इन C1 और C2 को यदि हम चेंज करवाएं, और चेंज कैसे करवाएं? बिकॉज ऑफ द इनपुट डिस्प्लेसमेंट। क्यों करवा रहे हैं? बिकॉज उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है सर, उस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का जुगाड़ फिट करना है। तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लगाया और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जो लेयर है, ये जो अपना ये जो मूवेबल प्लेट है ये x इधर आ गई, x डायरेक्शन या x लेंथ से इधर आ गई बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए x इधर यदि कर दो तो ये लेंथ अब d माइनस एक्स हो जाएगी और ये d प्लस एक्स हो जाएगी बराबर ना, d प्लस एक्स हो जाएगी और एक d माइनस एक्स हो जाएगी, यानी कि C1 कुछ और होगा C2 कुछ और होगा। तो आउटपुट डिफरेंशियल आउटपुट V1 माइनस V2 की वैल्यू कुछ आएगी कि नहीं है? आएगी, आएगी। यहाँ तो आपने वीडियो बीच में भी नहीं रखा, आपने ऐसा कुछ कर लिया कि आपको आउटपुट चाहिए V1 माइनस V2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए जी, है ना। तो पक्की बात है सर यदि डिस्प्लेसमेंट दिया ना तो C1 और C2 की वैल्यू गड़बड़ होगी, C1 और C2 की वैल्यू गड़बड़ होगी तो आउटपुट आता रहेगा। नाउ इस डिस्प्लेसमेंट को इस आउटपुट के साथ क्या कर देंगे जी? बच्चा जानता है, कैलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 तो आप बोलोगे सर एप्सिलॉन एरिया कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रही है d प्लस एक्स। मैं पूछूंगा कि C2 की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे एप्सिलॉन a डिवाइड बाई d माइनस एक्स बराबर ना, बोलोगे? ठीक है जी, तो फिर सर C1 की वैल्यू ये होगी, C2 की वैल्यू होगी ना। ये क्यों चेंज हो रही? क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं किस प्लेट को? इस प्लेट को। ये दोनों प्लेट फिक्स्ड प्लेट, ये मूवेबल प्लेट, जो डिस्प्लेसमेंट दिया इसको दिया, इसके चेंज होने से C1 चेंज हुआ, C2 चेंज हुआ ना। C1 की वैल्यू ये रही, C2 की वैल्यू ये रही। तो अब मुझे बताइए यदि C1 C2 चेंज होगा तो V1 और V2 की भी वैल्यू कुछ आने वाली है ना। V1 की वैल्यू क्या होगी, क्या पता लगा सकते हैं क्या? यस सर, V1 की वैल्यू होगी V गुणा C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 राजा।
V2 की वैल्यू होगी V गुणा C1 बाई दिस नाउ C1 की भी वैल्यू है, C2 की भी वैल्यू है, क्या करना है, पुट ही तो करना है। तो चलिए ना करते हैं जी। सो V1 इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कोई बोलेगा एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D माइनस एक्स, ओके ना जी, मल्टीप्लाई V का और डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सो एप्सिलॉन A यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन D प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन D माइनस एक्स है जी, ये उड़ा दो ना, तो क्या बचेगा देखिए जरा, V1 इज इक्वल टू डिवाइड बाई D माइनस एक्स, ये कहानी ऊपर चली जाएगी और यहाँ क्या बचेगा, D माइनस एक्स प्लस D प्लस एक्स, ध्यान से देखते जाइए जी, ये खत्म। नाउ V का मल्टीप्लाई भी है, सो V1 इज इक्वल टू D प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक्स को कैंसल, 2dV इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। नाउ सिमिलरली यदि V2 निकालना होता तो क्या करते, ये रहा फॉर्मूला, C1 की वैल्यू क्या है सब कुछ रख देंगे, तो अब हम डायरेक्ट कर देते हैं। अभी आपने V1 की वैल्यू लाया है, सो आपका D माइनस एक्स बाई 2D, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी D माइनस एक्स बाई 2D, D माइनस एक्स बाई 2D, ये वैल्यू रहेगी साहब, ठीक है। अब V0 की वैल्यू क्या बताई मैंने, V1 माइनस V2, सो D प्लस एक्स डिवाइड बाई 2D माइनस माइनस दिस, सो काम करें माइनस को प्लस में तब्दील करें और इसको x माइनस डी लिखें, और ये आपका यहाँ 2D बचता है, ठीक है ना जी। अब 2D आपका आ रहा है यहाँ पे कुछ ऐसा है ना, LCM आ रहा है, ऊपर D प्लस एक्स माइनस डी, यानी कि x प्लस डी प्लस एक्स माइनस डी, डी गेट कैंसल्ड, आपके पास बचता है x बाई 2D, दिस इज नथिंग बट द V0, दिस इज नथिंग बट द V0, ओके। नाउ कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हों, हाँ मिसिंग ये हो गया कि वो V भूल गए अपन, ओके, इन दोनों में केस में जो V आ रहा है वो भूल गए हम, एक ये V एक ये V, सो V आ रहा है और ये आ रहा है 2x, तो 2 गेट कैंसिल हो गया। सो कहानी जो आउटपुट जो आया वो क्या आया, वो आया x बाई डी एंड दिस इज नथिंग बट द V। ओह हो कितना मज़ेदार आउटपुट आया जी, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x ना, x डिस्प्लेसमेंट दिया ना यहाँ पे, सेंसिटिविटी की यदि बात करूँ तो क्या बन जाएगा, dV0 अपॉन dx की यदि बात करें तो वो बन जाएगा v बाई डी, कॉन्स्टेंट साहब, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट, v इज नथिंग बट द एक्साइटिंग वोल्टेज एंड d इज नथिंग बट द डिस्टेंस, ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। इसी क्वांटिटी से चेंज इन V0 रहेगा जब आप x डिस्प्लेसमेंट एज एन इनपुट अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट अरेंजमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अरेंजमेंट वाली कहानी हो गई। नाउ डिफरेंशियल अरेंजमेंट, बहुत ज़्यादा लिनियरिटी आ गई, v बाई डी सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी। यदि v बाई डी फैक्टर की वैल्यू आपकी पता है तो उस फैक्टर का मल्टीप्लाई सिंपल सा इनपुट डिस्प्लेसमेंट में कर दो, यू विल गेट द आउटपुट, गॉट इट। सो ये डिफरेंशियल अरेंजमेंट है इसका, है ना। अब अगली क्लास में हम आपसे डिस्कशन करेंगे और भी चीज़ों के बारे में, जिसमें इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस और ये सारी हम चीज़ें देखेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम स्विच कर जाएंगे गेट क्वेश्चंस पे, ठीक है। इस महीने के अंत तक मैं आपका ट्रांसड्यूसर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फिनिश कर दूंगा। कुछ हो सकता है चीज़ें रह जाएं, जैसा कि होता है ना कि भाई कमिटमेंट रहता है कि इतनी तारीख तक कंप्लीट कर देंगे, बट साथ में एक कमिटमेंट के साथ एक स्टार मार्क रखना पड़ता है ना, टेंटेटिव, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ओके। बट हाँ मेजॉरिटी जो चीज़ें हैं ना वो आपकी फिनिश हो जाएंगी 31 तक, ओके। नाउ छुटपुट चीज़ें, एक्चुअली चक्कर क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो गेट एग्जामिनेशन में नहीं भी आती ना वो भी करवा दूँ। तो उसके लिए पहले तो पूरा गेट का एक
जो चीज़ें, बड़ा वाला पोर्शन आपको ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद कुछ एक टाइम में मैं छोटी 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 चीज़ें जो नहीं भी आती वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे। हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा, अपने को सेंसर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है ना, कल को कहीं से भी नया क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमसे बनना चाहिए, तो हम वो भी चीज़ें पढ़ लेंगे जिससे आए भी नहीं गेट में अभी तक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं हमारी कहानी को। और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में जो भी हम पढ़ रहे हैं ना बच्चा लोग, ये अभी तक जिस भी चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया ना, गेट में क्वेश्चन कुछ इसी अंदाज में आ रहे हैं। अदरवाइज इसी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बेस्ड जो आपने जो प्रिंसिपल पढ़ा ना, जो फंडा पढ़ा ना, यानी कि 3 चीज़ों को चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, ये चीज़ पढ़ी ना, इससे आप चाहें ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे आप एक्सेलरेशन मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, प्रेशर के लिए, फोर्स के लिए, देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज। तो यदि इन डिटेल डेप्थ पढ़ने जाते हैं ना तो सारे प्रकार के ट्रांसड्यूसर मिल जाएंगे, ह्यूमिडिटी मीटर भी मिल जाएगा आपको, एक्सेलरोमीटर भी मिल जाएगा, कैपेसिटिव टाइप, तो सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ना ना, गेट में से जो पढ़ना है वो सब पढ़ेंगे। सो गेट में कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप से आते हैं वो सारा कहानी पढ़ लिया है। लेकिन जब मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम जैसे कि ह्यूमिडिटी मीटर भी पढ़ेंगे, कैपेसिटिव बेस्ड ह्यूमिडिटी कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर वाला जो फंडा है उस पर बेस्ड ह्यूमिडिटी ट्रांसड्यूसर भी पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कल को एक गेट एग्जामिनेशन में आ गया आप कर पाएंगे, नहीं आया गेट एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में गए वहाँ कुछ भी पूछ सकता है, बियॉन्ड द लिमिट्स कुछ भी पूछ सकता है। अब जिंदगी तो पूरा ताना बाना ऐसा है ना कि कब क्या फंस जाए, उसी को हम लक फैक्टर बोलते हैं ना, वो अपने हाथ में है भी नहीं, अपने हाथ में सिर्फ है मेहनत करना, मेहनत करेंगे। बट कल को मस्त इंटरव्यू दिए, PSU सब कुछ मस्त जा रहा है और सामने वाले ने पूछ दिया what is the humidity meter, how we can frame with the capacitive phenomena, आप सोचना नहीं पड़ेगा, आंसर कर देंगे तुरंत। क्या पता वो एक आंसर आपको सिलेक्ट करवा दे। यू गॉट द पॉइंट। चलिए, तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आती है वो हमने पढ़ी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस। अगेन स्मॉल इनपुट फोर्स दोगे ना काम करेगा जी, स्मॉल इनपुट फोर्स दे दो आप काम करेगा। तो स्मॉल क्या, जैसे कि LVDT में होता था, यहाँ पे भी स्मॉल मानना mm की रेंज में जो इनपुट रहेगा ना उसको मेजर करेगा बड़ी आसानी से, इवन इससे भी नीचे के कुछ हद तक नीचे के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये कर सकते हैं कि भाई मीटर तक की डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए इसको हम मेजर नहीं कर मतलब यूज़ नहीं करते। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे हो रहा है, जहाँ आप पता करना चाहते हैं, वहाँ आप कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अब हम बात करें कि जब स्मॉल फोर्सेस के लिए या स्मॉल इनपुट के लिए जब हम इसे यूटिलाइज कर रहे हैं, स्मॉल फोर्सेस या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आप डिस्प्लेसमेंट समझिए इसे, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वेरी सेंसिटिव है ना, वेरी सेंसिटिव। देखो सेंसिटिविटी का सीधा फंडा किससे है कि भाई कितना छोटा से छोटा इसके लिए डिस्प्लेसमेंट है, या यूँ बोलो कि इनपुट है, इनपुट को मेजर कर पा रहा, कहने का मतलब कितना छोटा से छोटा अमाउंट ऑफ चेंज इन इनपुट से वो अपना आउटपुट डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो उसी को हम सेंसिटिविटी से डिफाइन करते हैं ना। सेंसिटिविटी सीधा समझ में आता है हमें, हम ऑलरेडी मेजरमेंट में इसके बारे में ढेर सारा पढ़ चुके हैं ना। तो सर स्मॉल अमाउंट को मेजर कर रहा है, सेंसिटिव भी है, और स्मॉल अमाउंट में mm वाली रेंज में, और इवन तो इससे भी नीचे 10⁻³ mm वाली रेंज, यानी कि माइक्रोमीटर वाली रेंज में भी इसका रेजोल्यूशन मिलता है हमें। तो कहने का मतलब ये है, देखो अलग अलग बुक्स जो हैं वो अलग अलग इसकी रेंजेस बताती हैं। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कन्फ्यूज़न भाई क्या है, भाई सीधी सी कहानी याद रखिए कि वेरी 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 लो मेजरमेंट में काम में ये यूज़ होता है। जहाँ पे आपको mm, सेंटीमीटर और मीटर में चुनना हो तो ऑब्वियस सी बात mm को चूज़ किया जाएगा, राइट ना। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का ये कहानी है
कि इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बेस्ट है, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत ही शानदार है, या कि ये बोलूँ कि हाई फ्रिक्वेंसी पे विदस्टैंड कर सकता है। सर अब ये फ्रिक्वेंसी वाला लॉस है क्या? एलवीडीटी में बताया था ना, दो टाइप की फ्रिक्वेंसी थी, एक एक्साइटेशन की फ्रिक्वेंसी थी और एक आपका जो इनपुट डिस्प्लेसमेंट थे ना उसकी भी फ्रिक्वेंसी थी, है ना, इनपुट डिस्प्लेसमेंट की भी फ्रिक्वेंसी थी। तो ये इनपुट डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी फ्रिक्वेंसी इसको अफेक्ट करती है कहाँ पे? आउटपुट में, ये हमने देखा था। यानी कि आउटपुट जो है ना वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप से कुछ हमने बताया था आपको एलवीडीटी में, याद है नहीं? तो स्मॉल आपने ये जो दे रहा था आपने डिस्प्लेसमेंट दिया था उसकी फ्रिक्वेंसी इसे अफेक्ट कर रही थी। लेकिन एलवीडीटी की एक रेंज थी और रेंज ये थी कि फ्रिक्वेंसी जो है एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी की यदि भी बात करूँ तो वो 2 किलो हर्ट्ज तक 20 किलो हर्ट्ज तक इस ओके वाली कहानी थी, यदि प्रॉपर तरीके से यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो। बट जब आपने डिस्प्लेसमेंट वाला ये इसकी फ्रिक्वेंसी देखी थी तो ये वेरी लिमिट 1/10 ऑफ दिस थे, है ना, 1/10 ऑफ दिस, यानी कि एग्जाम्पल से ही देखें तो 200 हर्ट्ज के आसपास, यानी कि इनपुट डिस्प्लेसमेंट की फ्रिक्वेंसी लिमिटेड थी ना। तो क्वेश्चन है कि क्यों थी लिमिटेड ये थी कि ये इनर्शिया इफेक्ट था यहाँ पे, बराबर ना, इनर्शिया इफेक्ट, आपको बहुत बड़ी एक कोर को मूवमेंट करवाना था, बराबर ना। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि कैपेसिटर इन्वॉल्व है और कैपेसिटेंस जो है आपका कैपेसिटेंस इन्वॉल्व है और कैपेसिटेंस का यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखूँ तो वो 1/jωc ये होता है, jωc, बराबर ना। अब कैपेसिटेंस है आपका, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये है ना। ये जो कैपेसिटर है बहुत ही लो वैल्यू का है, बहुत ही लो वैल्यू का है। तो बहुत ही लो वैल्यू 1 डिवाइड बाई लो वैल्यू, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई भी तो नहीं रखना अपने को, बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो सिस्टम में गड़बड़ होगी उसके लेवल पे। तो इसलिए फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी पे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2πf, एफ को ज़्यादा रख लीजिए, ये यदि कम है तो ये कंपनसेट हो जाएगा, एक ऑप्टिमम एक्सी मिल जाएगा, बराबर ना, है ना, तो पॉइंट ना। तो कहने का मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में भी इन्वॉल्वमेंट कौन था? एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी और एक आपके डायनेमिक फ्रिक्वेंसी, जो भी आप इनपुट दोगे, जो भी डिस्प्लेसमेंट दोगे उसकी फ्रिक्वेंसी। तो डायनेमिक रिस्पॉन्स की जब मैं बात कर रहा हूं या डायनेमिक इनपुट की बात कर रहा हूं तो वो दोनों के रिस्पेक्ट में है। आप एक्साइटेशन को भी हाई फ्रिक्वेंसी का एक्साइटेशन समझ लीजिए, ये भी यदि हाई फ्रिक्वेंसी का डिस्प्लेसमेंट है और वो भी डायनेमिक है, यदि डायनेमिक इनपुट आप दे रहे हैं, एक्सेलरेशन आप दे रहे हैं, तो भी बेस्ट वे में वर्क करेगा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एज कंपेयर टू एलवीडीटी, एज कंपेयर टू। अब जब एलवीडीटी में हमने पढ़ा था उससे यदि रिलेट करोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। तो इसको कैपेसिटिव जैसे डायनेमिक इनपुट के लिए कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज होगा, आपके सामने यदि ऑप्शन हो कि एलवीडीटी हो या फिर कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो, तो आपको कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यूज करना है। एलवीडीटी का डायनेमिक रिस्पॉन्स यानी कि हाई इनपुट फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं था, वो चाहे एक्साइटेशन की फ्रिक्वेंसी हो या इनपुट डिस्प्लेसमेंट की फ्रिक्वेंसी हो। ऑन द सेम वे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी भी हाई रख सकते हो 50 किलो हर्ट्ज तक, और साथ साथ में इनपुट की फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा हो सकती है। आपको इतना लिमिटेशन नहीं है जो कि एलवीडीटी में था, बस इतना सा इसका सीधा सा पॉइंट है। तो गुड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि ये डायनामिक इनपुट के लिए भी काम आएगा, डायनामिक इनपुट मेजरमेंट। आपको नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख दिया गया है, सो चाहे तो नोट करें या ना करें, आपकी इच्छा है, बराबर। अब हमने ये चीज़ें देख ली। नाउ आप ये देखिएगा कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, भले उसका कैपेसिटेंस बहुत कम है, बट ले देखे एक कहानी इंटैक्ट है भाई साहब कि भाई कैपेसिटेंस जो होता है ना उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है, बस बात खत्म। क्यों है बहुत ज़्यादा? क्योंकि कैपेसिटेंस यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू बहुत कम है जी, है ना। तो इसका इनपुट इम्पिडेंस की यदि मैं बात करूँ, इसका इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट
अब इस इनपुट इम्पीडेंस हाई होने के चलते क्या होता है देखिएगा जरा, ये मैंने आपके सामने एक ये सब मान के समझ लीजिए कि ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। नाउ ये आपका कनेक्टेड है इनपुट सोर्स से, ठीक है जी, इनपुट सोर्स से कनेक्टेड है। लेट्स टेक इट द वोल्टेज सोर्स, और ये सोर्स का रेजिस्टेंस है। नाउ इसको ये जो ऑफर कर रहा है, इसको ये रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस ऑफर जो कर रहा है आपका ट्रांसड्यूसर, उसे बोलते हैं इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस, है ना जी। नाउ इस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के अक्रॉस सपोज आपका वोल्टेज जनरेट मतलब आपका कैपेसिटेंस वाली बात है, या फिर आप इसके अक्रॉस वोल्टेज भी मेजर करना चाह रहे हैं, तो आपने एक वोल्ट मीटर लगाया जी, एक वोल्ट मीटर लगाया ना। वोल्ट मीटर जो रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस एनकाउंटर करेगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं जेड आउटपुट, यानी कि आउटपुट इम्पिडेंस, है ना जी। अब देखो ये है इनपुट वोल्टेज सोर्स। ना ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, और हमने बोला कि इसका जेड जो होता है वो बहुत हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना। हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक में भी देखे थे, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल उसका लीकेज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली कोई सा भी कैपेसिटर उठा लीजिए, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बराबर। तो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होती है, चलो अप्रोक्सीमेटली मैंने समझाने के लिए मान लिया 10⁸ तो ये बड़े फायदेमंद हो गया। ये बड़े फायदेमंद ये हो गया, देखो हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यदि यहाँ है और यहाँ पे ये सपोज फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड इसका 10 वोल्ट है, RS सिर्फ और सिर्फ 100 ओम भी मान लिया, नाउ 10⁸ यदि ये है तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, बहुत माइन्यूट सा ड्रॉप होगा इस पे। तो अपन यही चाहते हैं ना कि जो भी इनपुट वोल्टेज आपने लगाया पूरा का पूरा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के पास जाए, कहीं पे भी ड्रॉप ना हो। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होना चाहिए, और वो है भी। तो यदि इनपुट के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये लोडिंग एरर जो है ना वो मिनिमम हो गई, मिनिमम लोडिंग एरर, मिनिमम लोडिंग एरर, ठीक है। इनपुट के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं। एरर लोडिंग मतलब जब भी किसी भी सिस्टम में दूसरा सिस्टम इन्वॉल्व होगा ना, देयर वुड बी लोडिंग एरर। इसके बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं, देयर वुड बी लोडिंग। अब देखो जैसे ही इसको लोड कर रहे हो, क्या पूरा का पूरा वोल्टेज इस पे आ जा रहा है? नहीं, देयर इज सम एरर, देयर इज सम एरर, बट वो एरर बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि सीटी का इनपुट इंपिडेंस बहुत ज्यादा है। यदि ये बहुत ज्यादा नहीं होता, चलिए मान लीजिए ये होता आपका इतना ही होता, 100 ओम होता, तो आधा वोल्टेज यहाँ हो जाता, आधा वोल्टेज यहाँ हो जाता जी, गड़बड़ हो जाती। टास्क क्या है कि पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे हो जाना, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना जो कि है, तो लोडिंग एरर मिनिमम हो गई, लोडिंग एरर मिनिमम हो गई। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ये इसका एडवांटेज हो गया, है ना। ऑन द सेम वे डिसएडवांटेज भी है। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट सेम टू सेम रेजिस्टेंस ऑफर एट द आउटपुट स्टेज, वो भी हाई आउटपुट है, हाई आउटपुट है जी। अब हाई आउटपुट है तो हमने देखा था कि कोई सा भी वोल्ट मीटर आप यहाँ पे इन्वॉल्व करते हो इसे मेजर करने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ से 15 टाइम ज्यादा होना चाहिए लोडिंग एरर कम होने के लिए। बट भाई साहब ये ऑलरेडी 10⁸ ओम रेंज का है, इसका 15 टाइम्स रेजिस्टेंस रखना बहुत 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 मुश्किल बात है। आपका सिस्टम है ना एकदम सेंसिटिविटी को लूज कर देगा। सब पढ़ चुके हैं जी, सब पढ़ चुके हैं। चलिए तो फिर तो आउटपुट के दृष्टि से यदि देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो या इसके अक्रॉस जो है ना वो कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है जी। तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस 10⁸, इसका भी 10⁸, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजोल्व हो जाएंगे, आधा हो जाएगा। तो आउटपुट पे जो भी वोल्टेज आ रहा होगा वो परफेक्ट रिजल्ट नहीं होगा जी। तो आउटपुट इम्पिडेंस वेरी हाई है, जिसके कारण लोडिंग एरर जो है यहाँ पे वो हाई है, लोडिंग एरर हाई। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि आउटपुट दृष्टि से यदि देखें, आउटपुट पोर्ट पे देखें तो लोडिंग एरर हाई है, बट इनपुट दृष्टि से देखें तो मिनिमम लोडिंग एरर है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया और ये इसका डिसएडवांटेज हो गया प्यारे, ठीक है। अब देखिए जरा,
जैसे कि हमारा LVDT जो था, LVDT आउटपुट मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो रहा था। यदि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है तो वो उसे अफेक्ट कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि LVDT का तो प्रिंसिपल ही क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फैमिली का है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है प्राइमरी कॉइल का वो दूसरी कॉइल से अटैच हो रहा है। ये मैग्नेटिक यानी कि फ्लक्स जो है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो आउटपुट मैग्नेटिक यदि फील्ड है तो वो LVDT को तो क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। लेकिन यदि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो क्या नहीं करता, इसे अफेक्ट नहीं करता। ये भी तो इसका एडवांटेज हो गया है ना। बट ऑन द सेम वे यदि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के आसपास कहीं पे चार्जेस हैं भैया, मतलब एक और दूसरा कैपेसिटेंस समझ लीजिए, जिसे बोलेंगे स्ट्रे कैपेसिटेंस, जैसे यहाँ पे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे, आउटसाइडर जो है। तो स्ट्रे कैपेसिटेंस यदि है तो वो इसे अफेक्ट करेगा जी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा, मान लिया बात। बट कोई चार्ज वाला स्ट्रक्चर है, कहीं पे चार्ज है आसपास, यानी कि स्ट्रे कैपेसिटेंस है, तो वो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की इसको वर्किंग को अफेक्ट करेगा। समझ गए आप? एडवांटेज भी समझे आप, साथ डिसएडवांटेज भी समझे, ठीक है ना जी। अब सबसे बड़ी बात या डिसएडवांटेज की बात है, और 2 बार वहाँ से गेट ने क्वेश्चन पूछ लिया है, वो क्या है कि सपोज ये एक पैरेलल प्लेट है भैया, ये पैरेलल प्लेट है, ये है भाई साहब, ये है, ठीक है। यहाँ चार्ज स्टोर है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कुछ चार्ज क्या है कि ये सरफेस, ये जो एजेस है ना, यहाँ से ड्रेन हो जा रहा है भैया, एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, है ना, कैपेसिटेंस प्लेट में। अब इन दोनों को बनाया गया है एक दूसरे से इम्यून के, ये वाला चार्ज इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके कहानी खत्म हो जाएगी। चार्ज यदि चाहिए दोनों को दूर दूर रखना है, लेकिन फिर भी यहाँ पूरे इस एरिया में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, दैट्स अ गुड। उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत ही अच्छा, चार्जेस एक दूसरे से मिलने नहीं देगा, बहुत ही अच्छा। बट ये जो सरफेस है ना, जो एजेस है ना, यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, मिलन हो जा रहा है भैया, या लीकेज हो जा रहा है बोल सकते हैं। इसको यहाँ रहना था लेकिन ये मिल जा रहा है, लीक कर जा रहा है बोल सकते हैं। इस इफेक्ट को इन जनरली हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। पहले तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट, या इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग। क्या है ये? अरे यार क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, ये आपका फ्रिंजिंग, ठीक है, फ्रिंजिंग इफेक्ट। फ्रिंजिंग इफेक्ट मतलब लीक ऑफ द चार्ज फ्रॉम द एजेस ऑफ द कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज कॉल्ड द फ्रिंजिंग। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर, इस टाइप का सिलिंड्रिकल सर्कुलर प्लेट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं ऊपर और नीचे। उन दोनों के बीच में आपका सिलिंड्रिकल यदि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है तो उसे आप लगा देंगे ना, इन दोनों को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। अब क्या होगा, इस एज का यदि चार्ज यहाँ पे आता है ना तो डायरेक्ट अर्थ हो जाए, एक दूसरे में डाइल्यूजन ना हो। आगे बात समझ में? तो फ्रिंजिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये रिंग्स लगा देंगे, और इन रिंग को बोलते हैं गार्ड रिंग, ठीक है जी, इसको बोलते हैं गार्ड रिंग। इसका क्या काम है कि प्लस और माइनस को मिलने नहीं देना, मिलन को रोक देना। और ये क्यों रोक देंगी, क्योंकि ये चार्ज यदि इस पर गया तो वो अर्थ हो जाएगा डायरेक्टली, यानी कि कुल मिला के गार्ड रिंग अपना काम करने के बाद यदि देखेंगे तो प्योर कैपेसिटेंस दिखेगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। यस, यदि फ्रिंजिंग होता है तो ये आपका एक प्रकार का एरर ही है, और आइडियली एरर नहीं होता बट प्रैक्टिकली एरर विल बी ऑलवेज देयर, बराबर ना। चलिए तो फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट को रोकने के लिए ये कहानी, तो ये इसका एक एक्चुअली डिसएडवांटेज हो गया, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर है तो फ्रिंजिंग इफेक्ट उसमें होना ही है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज तो देख लिए हम, यदि बात करें कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, तो भाई साहब हम पढ़ते आए हैं, हमने देखा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो या चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, है ना जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, इसको आसानी से मेजर किया जा सकता है।
लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, आसानी से मेजर। लेकिन फोर्स और प्रेशर को भी मेजर किया जा सकता है जी, फोर्स एंड प्रेशर को भी मेजर किया जा सकता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले प्रेशर और फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलवीडीटी से मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था ना, कौन सा हमने बोर्डन ट्यूब देखा था या एक छोटा सा बात किया था। ये एक आपका बोर्डन ट्यूब है ना। बोर्डन ट्यूब में यदि आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका एक्सपांशन होता है, ये फैलने लगती है। एंड ये एक्सपांशन जो है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके एलवीडीटी के कोर से, आपके एलवीडीटी के कोर से। यानी कि यहाँ पूरा स्ट्रक्चर है आपके एलवीडीटी का। जो भी डिस्प्लेसमेंट आपने प्रेशर को सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया और ये आपने दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स के बीच की कोर को डिस्प्लेसमेंट दे दिया। तो यहाँ था आपका प्रेशर, वो प्रेशर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट इस एलवीडीटी के कारण ई नोट में कन्वर्ट हुआ ना। इस ई नोट को पी के साथ कैलिब्रेट कर दिया तो फाइनली आपने ये प्रेशर को मेजर कर लिया। तो प्रेशर और फोर्स को मेजर करने के लिए आपको क्या करना है जी, आपको इनडायरेक्टली मेजर करना पड़ेगा। फोर्स और प्रेशर को पहले डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि एलवीडीटी की खुराक कौन है, डिस्प्लेसमेंट है ना। चलिए ये हो गई। हम इससे ह्यूमिडिटी भी मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी। वो कैसे कर सकते हैं जी ह्यूमिडिटी मेजर, देखो मान लो एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस है, या आप मान लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है ना। कैपेसिटर है, दोनों के यहाँ पे चार्ज, प्लेट पे चार्ज है तो एक कैपेसिटेंस है हमारे पास, है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सपोज एयर है। इस स्टेज पे इसका कैपेसिटेंस होगा ना C1 बिल्कुल होगा। लेकिन कल को मॉइस्चर आ जाता है, यदि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर आ जाएगा तो ये एयर जो है ना, इस एयर में वाटर ड्रॉप रहेंगी, मॉइस्चर रहेगा। यदि वो ह्यूमिडिटी आप मेजर करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पहले जो एयर था, अब वो पहले जैसा डाइलेक्ट्रिक तो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये तो ह्यूमिड है, मॉइस्चर इसमें ऐड हो गया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया। तो अब इस केस में कैपेसिटेंस यदि निकालेंगे तो C2 निकलेगा, पहले जितने के बराबर तो नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा जी। तो ये चेंज इन कैपेसिटेंस हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन कैपेसिटेंस इफ यू गेट द आउटपुट E नॉट, तो उस E नॉट को आप कैलिब्रेट कर पाएंगे ना इनपुट ह्यूमिडिटी के टर्म में। तो इस टाइप से ह्यूमिडिटी को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें टैंक का लेवल मेजरमेंट भी कर सकते हैं। टैंक का लेवल मेजरमेंट वाला भी फंडा मैंने समझाया था ना, वो भी चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेस्ड है, जैसे कि ये भी चेंज इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेस्ड फंडा है ना। तो ये सारे यूजेस हैं। अब देखो बहुत सारी बात हो गई, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। अब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जर्नी।